तो पहला क्वेश्चन ये है कि इफ ए बी ए 2x2 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्टेटमेंट 1 बोला जा रहा है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो है वो इक्वल टू मॉड ए। तो ये मैंने दोनों में से कौन सा करेक्ट है, ठीक है, कौन सा रॉन्ग है, ये बोला, ये पूछ रहा है आपसे, क्या आप कर सकते हैं? क्या दिन भर में ठीक है, देख लीजिए देख लीजिए। पहले हम एडजॉइंट के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, एडजॉइंट है क्या समझ लेते हैं। थोड़ा याद कीजिए मतलब थोड़ा याद कीजिए क्लास 12 का कि ए इनवर्स क्या होता था, याद है क्या थोड़ा बहुत? ए इनवर्स, ए इनवर्स, ए इनवर्स क्या होता था? एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, यही होता था, है क्या? यही होता था। तो मैं यहां से एडजॉइंट ए क्या बोल सकता हूं? डिटरमिनेंट ए इंटू ए इनवर्स। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? ये तो छोटी मोटी प्रॉपर्टी, इसमें कोई दिक्कत है क्या? या फिर ए तो है क्या? हेलो, आप थोड़ा बोलते जाएंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब चुपचाप बैठ के सुनेंगे ना तो मेरे को थोड़ा फील नहीं आता कि समझ में आ रहा है, ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें मैंने अगर ये पहली चीज हुई, ये पहली चीज हुई, देखिए मैं इसके साथ खेलना सिखा रहा आपको। ये जो टॉपिक है जेईई मेंस में कई बार पूछे जाते हैं, और एडवांस में भी इस साल के अगर पेपर 1 आप देखो, पेपर 1 फर्स्ट पेपर 1 में एडजॉइंट से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, जिसमें 3 ऑप्शन करेक्ट थे, एक ऑप्शन रॉन्ग था। तो बहुत ही आसान था, स्कोरेबल था, ठीक है? तो इसके साथ खेलना थोड़ा सीखिए। अच्छा, आप देखिए, ये तो मैं बेसिक से बता रहा, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं नहीं नहीं ये इसमें भी दिक्कत है, तो बोल सकते हैं आप, अदरवाइज देखते जाइए आप। इसमें मैंने अगर ए से मल्टीप्लाई किया, हेलो कबीर, थोड़ा आप फॉलो करना है ना, और नहीं समझ में यस आती है तो बोलना। ओके, अब ए से मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा डिटरमिनेंट ए इंटू ए इनवर्स, है ना? अब ये कांस्टेंट है तो मैं पीछे ले सकता हूँ, तो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाता है भाई, ये वाला हो जाता है आपका डिटरमिनेंट ए इंटू आई, आई क्या ऑर्डर एन है तो एन ले लिया, ऑर्डर नहीं मालूम तो आई एन ले लिया, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो तो इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा देखिए, ये दो तो इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अब तीसरा देखिए, अगर मैं एडजॉइंट का डिटरमिनेंट ले लूं बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ए इनवर्स का डिटरमिनेंट। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए कि डिटरमिनेंट के इंटू ए होता है, अच्छा सुनिए, कि अगर ए इंटू बी दो मैट्रिक्स है और उसका हम डिटरमिनेंट ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? मैट्रिक्स ए इंटू बी, यही हो जाता है कि नहीं? बोलिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी, ऐसा लिखा जा सकता है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, प्रॉपर्टी होती है, कोई दिक्कत है यहाँ तक में? यही होती है। अच्छा एक बात बताइए, जब स्केलर मल्टीप्लाई होता है के इंटू डिटरमिनेंट ए होता है तो क्या होता है? याद है कि अगर एक मैट्रिक्स है, अगर एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A22 A22 A23 A23 A31 A32 A33, और उसमें के से अगर मल्टीप्लाई किया तो के हर एक डिटर मैट्रिक्स में के हर एक में मल्टीप्लाई होता है कि नहीं? मैट्रिक्स में के हर एक में मल्टीप्लाई होता है कि, अब मैं इसका अगर डिटरमिनेंट ले रहा तो डिटरमिनेंट में क्या हो जाएगा? यही आ जाएगा के A12 K13, जो मालूम हो बताते जाएगा, है ना? ये तो हमें मालूम है, ये क्यों बता रहे हो? KA2 KA23 KA31 KA32 KA33। अब डिटरमिनेंट में क्या होता है, या तो एक रो से पूरा निकलता है या फिर एक कॉलम से पूरा निकलता है ना? तो पहला वाला रो से अगर मैंने निकाला तो पहला वाला रो से के अगर मैं बाहर निकालने का ट्राई करूँ तो पहला वाला रो से निकलेगा तो के निकलेगा, दूसरा वाला से निकलेगा तो के स्क्वायर आ जाएगा, तीसरा वाला से निकलेगा तो के क्यूब आ जाएगा। क्या आप समझ पाए ये बात? के मैं बाहर निकाला, है ना? यही है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया? के ए था, के ए का डिटरमिनेंट ये 3/3 का था, तो यहाँ पे क्या आ गया? K3 और डिटरमिनेंट ए। मतलब मुद्दा में कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर के ए है और डिटरमिनेंट लग रहा है
तो उसमें से कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाता है, बट कांस्टेंट टर्म के पावर में जो है ऑर्डर जो होता है वो लग जाता है। क्या इतना बात क्लियर है? ये तो मालूम होगा आपको, जस्ट रिकॉल करा रहा चीजें, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, छोटी छोटी बातें मैं रिकॉल कराने का ट्राई कर रहा हूँ। तो उसी तरह से ये है, तो आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ए जो है वो एक कांस्टेंट है। तो डिटर्मिनेंट ए अगर कांस्टेंट है तो उसे मैं अगर बाहर निकालूंगा तो उस पे ऑर्डर जो है एज ए पावर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनवर्स का अगर डिटरमिनेंट लोगे, या फिर यहाँ पे अगर पावर एन है या कुछ भी है, पावर एन है, उसका डिटरमिनेंट लोगे तो डिटरमिनेंट के पावर में एन चढ़ जाता है। ये सब छोटी छोटी बातें आप नोट करते जाएं, या फिर आपको मैं ये बोलेंगे तो पीपीटी भी मैं आपको ये कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए टू दी पावर एन इनटू, ये छोटी छोटी बातों से ही मतलब पेपर में आता है क्वेश्चन। तो डिटरमिनेंट ए टू दी पावर एन माइनस वन, इसमें कोई दिक्कत, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाऊंगा बार बार जो है कैसे आ रहा है। कोई दिक्कत है इसमें तो बोलिए, 3 नंबर में कोई दिक्कत है? इसको एज ए रिजल्ट आप याद रख सकते हैं, और या हो सकता है आपको याद होगा, दिमाग में नहीं आ रहा होगा अभी मे बी, ठीक है। एज ए रिजल्ट यू कैन कीप इन माइंड। हेलो, कोई दिक्कत यहाँ तक में? यहाँ हाँ तक में सर। कोई दिक्कत नहीं? ठीक नहीं है, सर। ओके। अब क्या करते हैं एग्जामिनर, वो ये करते हैं कि वो इसके साथ खेलते हैं या फिर इसके साथ खेलेंगे, या तो इसके साथ खेलेंगे या तो इसको। अब इसको हटा देता हूँ, ये तो कचरा चीज है, मैंने टाइम पास किया है, ये तो मालूम होगा यार, है ना आपको, बिल्कुल ही मालूम हो, नहीं मालूम है तो क्या दिक्कत है, मैं तो रिवाइज करा ही रहा आपको, आप नोट करते जाए, ठीक है। अब वो क्या करेंगे ना कि वो इसके साथ खेलेंगे। अब मैंने जितना नोटिस किया, वो एक बार और एडजॉइंट लगा देते हैं इसमें। इसमें क्या किया कि एक बार और एडजॉइंट लगा दिया, पहला वाला जो है, तो उसमें अगर एक बार और एडजॉइंट लगा दिया तो क्या होगा, देखिए देखिए धीरे धीरे देखिए, हो सकता है आपको रिजल्ट याद नहीं रहे एग्जाम में, बट आप निकाल पाए इतना कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ यार हम निकाल लेंगे। बहुत टाइम नहीं जाएगा, आप खुद से घर में बैठ के एक बार इसको ये कर लीजिएगा। मैथ्स आपको कोई नहीं सिखा सकता, सीधी सी बात है, मैथ्स आपको बैठ के सॉल्विंग करनी पड़ेगी, भर भर के सॉल्विंग, जितनी आप ज्यादा कर सके। थ्योरी आती रहेगी, एग्जाम में बैठोगे देखोगे सम बनने वाला है, बट याद नहीं आ रहा कैसे करना था, नहीं करना। यहाँ पे देखिए एडजॉइंट ए हो जाएगा और ये हो जाएगा एडजॉइंट ए का इनवर्स, ठीक है, ये होगा। अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये तो मैंने अभी दिखाया आपको, क्या आ गया ये, ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू, यहाँ पे क्या होगा, एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ए है डिटरमिनेंट ए इंटू ए इनवर्स का इनवर्स। अब एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको आप याद रखें, मतलब अब देखिए मैं बता दे रहा ना, आप बोलोगे कि प्रूफ नहीं करके दे रहा है, बहुत टाइम जाएगा, फिर इट विल मतलब बहुत ज्यादा टाइम जाएगा तब। के इंटू ए है ना, एक कांस्टेंट है, देख लीजिए इनवर्स का प्रॉपर्टी होता है कि अगर 2 3 या 4 भी मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स लगा रहे हैं तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, आप समझ रहे हैं ना, ये हो जाता है डी इनवर्स, सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स। क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं, ऑर्डर चेंज हो जाता है। ये यहीं पे नहीं होता है, ये आपका ट्रांसपोज में भी होता है। अगर मान लीजिए ए बी सी डी है और उसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होता है, डी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ऐसा हो जाता है। तो बट कांस्टेंट टर्म अगर मल्टीप्लाई होता है और ये अगर इनवर्स है तो इसमें ऐसे होता है कि कांस्टेंट टर्म जो है वो पीछे आ जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। बहुत ही आसानी से प्रूव किया जा सकता है। आप के ए इंटू के ए इनवर्स इक्वल टू आई लिख सकते हैं, फिर वहां से करेंगे आ जाएगा। सॉरी, याद रख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए जैसे है, यहाँ पे जैसे ये क्या, डिटरमिनेंट ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होगा, पीछे नीचे आ जाएगा, कांस्टेंट यहाँ पे नीचे आ जाएगा और ए इनवर्स में इनवर्स लग जाएगा, तो ए ही आ जाएगा यहाँ से, इनवर्स का इनवर्स तो ए ही आ जाएगा, इनवर्स ऑफ इनवर्स ए ही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। ट्रांसपोज में भी ऐसा होता है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वही आ जाता है, ठीक है।
तो ये आ गया। तो यहाँ से देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, डिटरमिनेंट a टू द पावर n-2 इंटू ए, है ना। थोड़ा नोटिस कीजिए कि जब एडजॉइंट a था तो इनवर्स आ रहा था, जब 2 एडजॉइंट लगा तो इनवर्स नहीं आया, डिटरमिनेंट आया। जब 3 एडजॉइंट लगेगा ना, इसमें आप एक बार और लगा के देख सकते हैं, वो तो आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी शक्ति कपूर, श्रद्धा कपूर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना करना चाहते हैं इसमें, है ना। कि आप इसमें एक बार और एडजॉइंट लगा के देख लिया, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत टाइम नहीं लगा करना, है ना। इसमें मान लो खेलना सीख गए ना आप, एक बार और लगा लीजिए, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही जाएगा, मैंने संगेज में देखा वो 3 बार ही गए, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं जाते हैं। एक बार और अगर एडजॉइंट लगाया, इसी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजॉइंट ए टू दी पावर n-2 और यहाँ पे हो जाएगा एडजॉइंट ए। नाउ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट वो हो जाता है, क्या हुआ, डिटरमिनेंट ए टू दी पावर n-1 और इनटू यहाँ पे n-2 हो जाएगा, ठीक है, ये पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ए है डिटरमिनेंट ए इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा डिटरमिनेंट ए टू दी पावर, यहाँ पे हो जाएगा n² माइनस 3n प्लस 2 प्लस 1 मतलब 3 ए इनवर्स। कोई दिक्कत है क्या, 3 बार लगाए 4 बार लगाए, यू शुड बी कंफर्टेबल, है ना। बहुत बहुत मैं इतना क्यों इस पे ध्यान दे रहा ना, क्योंकि ये बहुत बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम में, बहुत बार पूछता है, इसलिए तो इसमें 3 बार 4 बार लगाना, आप कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। खैर ये देखिए ये हो गया, इसके साथ खेलता है जनरली एडजॉइंट में, इसके साथ खेलेगा और या फिर इसके साथ खेलेगा। ये जो 3 नंबर है, 3 नंबर में क्या करता है, एक बार और एडजॉइंट लगा दिया। तो अगर एक बार और एडजॉइंट लगा दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए कर दिया। तो अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए कर दिया तो ये है, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए अगर कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा एडजॉइंट ए टू दी पावर n-1। हाँ, एडजॉइंट ए टू दी पावर n-1। अब एडजॉइंट ए, हाँ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट तो ये खुद ही है, तो यहीं पे रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए टू दी पावर n-1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या बताइए, डिटरमिनेंट एडजॉइंट का यही है। एक भी पॉइंट जितना भी बताया बोर्ड पे, जितना भी लिखा हुआ है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, और उसमें से अगर एक भी पॉइंट आपको दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बोलिए। सर लास्ट वाला सर, वो n-1 होल स्क्वायर कैसे हुआ सर? देखिए देखिए यहाँ पे जो एडजॉइंट ए है उसका डिटरमिनेंट कितना है, n-1 को भूल जाइए, बाहर रखिए इसको, ठीक है। ये जो है इसका डिटरमिनेंट कितना है, डिटरमिनेंट ए टू दी पावर n-1 ऑलरेडी रिजल्ट निकला हुआ है और उसके पावर में n से लग रहा है, तो डिटरमिनेंट ए टू दी पावर n-1 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, मतलब ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ओके। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, हेलो, ठीक है। यस सर। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, एनीथिंग, नो सर। ठीक है ना। अच्छा, 2-4 प्रॉपर्टी और है एडजॉइंट से, वो भी बता देता हूँ लगे हाथ, है ना, अच्छा रहेगा। देखिए प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है, बहुत मतलब जो बहुत बड़ा बड़ा जेई मेंस लेवल की बात कर रहा है, एडवांस में तो यार तो अलग ही लेवल, मैं आपको एडवांस में भी दिखाऊंगा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का, उसमें 3D और 3D और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब 3 वेरिएबल में हो जाता है तो वो तो 3D है, ठीक है, मतलब बेसिकली प्लेन्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्लेन्स को और मतलब प्लेन्स 3D को यूज करके और डिटरमिनेंट को यूज करके अलग लेवल का सवाल बनाते हैं, वो अलग है, मेरे पास उसकी भी पीपीटी आपको चाहिए होगी तो मिल जाएगी। बट कुछ ऐसे सवाल होते हैं ना जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाता है एडवांस लेवल, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही रिगरस कैलकुलेशन, ठीक है। कुछ और प्रॉपर्टी है, अब तो ये सवाल हलवा हो गया, नहीं हो गया, बोलिए, ऐसा मानो कुछ दम ही नहीं बचा है कि नहीं। एडजॉइंट है, ये क्या है, डिटरमिनेंट ए टू दी पावर n-1 और n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इसमें रख दीजिए, तो डिटरमिनेंट ए ही आ जाएगी, ये सही है कि नहीं। फिर ये तो बताया, क्या बताया, ये तो याद नहीं रहेगा मुझे जितना लग रहा है, याद नहीं रहेगा तो आप निकालने में कंफर्टेबल है ना, निकाल सके,
तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, ये है ना, ये तो ये हो गया आपका, कहाँ गया, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए जो है वो कितना है आपका, तो n की वैल्यू है 2, यहाँ पे रख देंगे तो आपको a ही मिल जाएगा। तो आसान था, है ना, ठीक है क्या, ठीक है क्या, हाँ सर ठीक है। हाँ सर। 2-4 और प्रॉपर्टी है, लिखा दूं क्या साथ में, आप लिख रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट है, नोट्स लिखिए, मैं भूल जाएंगे आप, ठीक है। और मैं बोलूंगा कि आप जो है ये खुद से डिराइव कीजिए, खुद से डिराइव कीजिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा, आप जे एडवांस की पेपर 1 निकाल के देखेंगे, उसमें भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सेम टू, मतलब यही, बस यही करना है आपको, वहां पे भी बहुत टफ नहीं था वो क्वेश्चन। और जेई मेंस में तो बार बार पूछते ही, अभी तो मैं शुरू किया हूँ, आपको आगे भी दिखेगा, बार बार आएगा। 2-4 और प्रॉपर्टी है, लिखा देता हूँ, देख लीजिए कि एडजॉइंट ऑफ के ए जो होगा, कांस्टेंट ए है यहाँ पे, मतलब जैसे 3a पूछा जा सकता है ना, ऐसे पूछा जा सकता है, 3a पूछा जा सकता है, 4a पूछा जा, ऐसा करके कुछ भी पूछा जाता है, तो एडजॉइंट ऑफ के ए, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है इसलिए बोला। एडजॉइंट ऑफ के ए जो होता है वो हो जाता है k टू द पावर n-1 इनटू एडजॉइंट ए। कैसे आता है, बड़ा ही आसानी से आ जाएगा। एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए इज बेसिकली डिटरमिनेंट ए इनवर्स, तो यहाँ से एडजॉइंट के ए, यहाँ से हो जाएगा के ए का डिटरमिनेंट के ए का इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से देखिए के पीछे के पावर n आ जाएगा, मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे डिटरमिनेंट ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा के बाय ए इनवर्स बाय के हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के टू द पावर n-1 हो जाएगा, एडजॉइंट ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए ही आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी बताया मैंने वो सारे ही इंपॉर्टेंट है एडजॉइंट से रिलेटेड। फिर एक चीज और है कि एडजॉइंट ए इंटू बी, वो हो जाता है आपका एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी, ठीक है। सर वो मॉड के अंदर जो के ए है सर, वो के टू द पावर n कैसे हो गया सर? अभी तो प्रूव करके दिखाया, होशियार, अभी प्रूव नहीं किया था, एक मैट्रिक्स लिया था, देखिए मैं फिर अच्छा से अच्छा। बताता हूँ, याद है नहीं, मैं फिर से दिखाता हूँ। ये मान लीजिए मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A31 A32 A33, के से मल्टीप्लाई किया, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है कि नहीं, यही होता है मैट्रिक्स है, तो बोलिए यस सर, यही होता समझ है में आ गया। हर एक टर्म के साथ। अब इसी का डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट में या तो सिंगल रो से निकलेगा या तो सिंगल कॉलम से निकलेगा, तो जितनी बार निकालेंगे उतना बार पावर आ जाएगा, इसलिए ऑर्डर n है तो के पावर में n आ जाएगा, ठीक है, ठीक है क्या, इतना एक्सप्लेनेशन काफी है। यस सर। चलिए, हेलो कबीर, हेलो, यस सर। यस सर। समझ में आया, अरे यस आपकी सर। मैंने बड़ी तारीफ सुनी है, क्या सर? आप कुछ नहीं, ऐसे मजाक कर। अच्छा, एडजॉइंट ट्रांसपोज का एडजॉइंट होता है, मतलब आप एक मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज लेंगे और देन एडजॉइंट निकालेंगे, या फिर एडजॉइंट निकाल के फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं। फिर साथ में ये भी है कि एडजॉइंट ए के पावर में के है, तो एडजॉइंट, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सब प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ फील नहीं हो रहा है आपको कि इंपॉर्टेंट। देखिए कि अगर मान लो कि आपको एक मैट्रिक्स दे दिया ए और उसका स्क्वायर दे बोला कि क्यूब का जो है आप एडजॉइंट निकालो, तो आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे और देन एडजॉइंट कितना, मतलब ये हो जाएगा,
अब फिर आप एडजॉइंट निकाल लीजिए और उसका मतलब बात तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल ठीक है, थोड़ा बहुत में भी फायदा हो जाए। ठीक है, ये इतना प्रॉपर्टी। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? हाँ सर। ठीक है, नोट कर लीजिए। आप लोगों को ये पीपीटी चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, मैम को मैं दे दूंगा, मैम वी कैन शेयर विथ यू, मैम आपके साथ। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये तो बेसिक है, क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है फिर से, मतलब रिपीट किया गया था। क्या बोला जा रहा है? लेट ए बी ए 2x2 मैट्रिक्स विथ नॉन जीरो एंट्रीज, है ना। नॉन जीरो एंट्रीज मतलब एक भी एलिमेंट जो है अंदर में वो जीरो ना हो। तो एक मैट्रिक्स लिया जो क्या है 2x2 का मैट्रिक्स है, मतलब 2 रो 2 कॉलम। तो एलिमेंट ले लेता हूँ, मान लीजिए ले लिया ए बी, यहाँ पे ले लिया सी, यहाँ पे ले लिया डी। तो बोला जा रहा है ए का स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी जो ये जो आई जो है वो 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देन आपसे पूछा जा रहा है डिफाइन ट्रांसपोज, अच्छा वो ट्रांसपोज ऑफ ए आपको मालूम ही होगा, बताया जाता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मालूम है ना सबको, ट्रांसपोज ऑफ ए से भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स ले लिया n/n का मैट्रिक्स, ठीक है, n/n का मैट्रिक्स। मान लीजिए A11 है, A11 से लेके मान लीजिए A मतलब n/n का है तो ऐसे ही होगा, और ये A21 से लेके यहाँ से AN1 है, और यहाँ से जो है ये ANN है। तो आपको ये मालूम होगा कि मेन डायगोनल जो होता है, मेन डायगोनल, डायगोनल है ना, मेन डायगोनल क्या होता है जो भी है, प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल जो होता है वो क्या होता है, AII होता है ना, AI मतलब ये वाला, और इसका सम जो होता है वही ट्रांसपोज होता है। अगर मैं ट्रांसपोज ए लिखता हूँ तो आई कैन राइट सिग्मा i इक्वल टू 1 से n AII, है कि नहीं, बोलिए, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ से छोटा सा सवाल ऐसे किया जा सकता है कि आपको एक बोल दिया एक मैट्रिक्स है AIJ, और वो है i का स्क्वायर प्लस 2j प्लस 3, ऐसा करके ऐसा दिया, और आपसे बोला कि भाई मुझे इसका ट्रांसपोज बताओ, और ये जो है मान लीजिए कि ये है 20/20 का मैट्रिक्स है ना। तो आपसे बोला गया ट्रांसपोज ए बताओ ना, कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे बताइए, हाउ वी विल अप्रोच लॉजिक। ये ट्रांसपोज सॉरी क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपोज नहीं है, मैं बार बार गलत बोला, ट्रेस बोलते हैं ना, इसे ट्रेस मैट्रिक्स बोलते हैं, मेन डायगोनल का सम होता है। ये लॉजिक समझ में आया क्या होता है नहीं होता है, ट्रेस मैट्रिक्स क्या होता है समझ में आया ना, कि मेन डायगोनल का सम होता है, मतलब A11 प्लस A12 प्लस सॉरी A22 प्लस A23, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, A11 प्लस A22 प्लस A33 से लेके ANN तक, है ना, ये होता है। तो ये सवाल कैसे करेंगे इसको तो हम बाद में देखते हैं, ये कैसे करेंगे, कोई आइडिया, एनीथिंग, मतलब जनरल आपके दिमाग में क्या आता है, हम कैसे करेंगे। पहले तो हमें अगर मतलब कोई नॉर्मली अप्रोच करना चाहे, इस पे हम बाद में आते हैं, फैक्ट क्लियर होनी चाहिए, लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई नॉर्मली सोचे कि इसको कैसे करेंगे, तो क्या करना होगा कि पहले तो एक मैट्रिक्स बनाना होगा 20/20 का, है कि नहीं। अच्छा, आपको समझ में आता ना कि ये भी एक मैट्रिक्स लिखने का तरीका है कि नहीं। इसको कैपिटल नहीं AIJ लिखते हैं ऐसे, जहां पे ये होता है क्या A11 होता है, A12 A13 ऐसा लेके A1 से मतलब A120 तक जाएगा, और फिर यहाँ से A20 1 तक ये जाएगा ऐसा, और यहाँ से A20 तक ये जाएगा। तो अगर मुझे सम चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, मुझे A11 निकालना होगा, फिर A22 निकालना होगा, फिर A33 निकाल, ऐसे ही मुझे
ए 20 निकालना होगा और उसका सम करना होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं समझ पा रहे हैं? मतलब ये क्लियर हो रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि ये क्या हो चल रहा है, नहीं समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है? लॉजिक क्लियर है सबका? हाँ सर क्लियर है। ओके, तो समझ रहे हो ना आपकी, अगर A11 निकालेंगे, A11 निकालना आपको समझ, I के जगह पे 1, J के जगह पे 1 रख के ऐसा कर सकते हैं। तो बहुत लंबा पड़, तो बहुत मजदूर वाला काम हो गया, नहीं हो गया यार? मैंने आपको, आप ऐसा कर सकते हैं कि सिग्मा लगा सकते हैं। मतलब आप क्या करेंगे कि आपको अगर ट्रेस ऑफ A निकालना है, पहले आप n के लिए निकाल लीजिए, फिर n के जगह पे हम 20 रख देंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट, ठीक है? मतलब हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि ए आई का सम होता है, तो ए आई यहां से ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2i प्लस 3। आई का वैल्यू 1 से लेके n ले लिया और n के जगह पे 20 रख देंगे, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? अब आपको ये मालूम होगा कि सिग्मा अलग अलग टूट जाता है, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से n, यहाँ पे हो गया आई स्क्वायर, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से n, यहाँ पे हो गया i, और यहाँ पे हो गया 3, मतलब 3, और यहाँ पे मतलब सिग्मा आप समझ लीजिए आई इक्वल टू 1 से n, यहाँ पे 1, ये अच्छा 3 2 9 सही है, मतलब सही ही होगा, बड़ा क्वांटिटी है, सही होगा, ठीक है? आई डोंट नो दैट, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट एक बार बस रिवाइज करा देना बस, है ना? आई स्क्वायर कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, और ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 3n, फिर n के जगह पे आप 20 रख दें तो हो जाएगा। छोड़ दूं मैं क्या इसको? मतलब मुद्दा समझ में आ गया ना? ट्रेस से, अगर ट्रेस से बहुत ज्यादा अगर चुल मचा रहेगा उनको, नहीं कुछ तो क्वेश्चन पूछना है तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? कुछ टफ क्वेश्चन अगर पूछना है तो आई विल ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। इसको इरेज कर दे रहा, बहुत ही फालतू क्वेश्चन हो गया ना। चलो ठीक है, कोई बात, कर लिया हमने। ओके, एक मैट्रिक्स ले लिया ए बी सी डी, ठीक है? फिर यहां से हमें क्या बोला जा रहा है कि ए का स्क्वायर करते थे, ए का स्क्वायर जो है, ए का स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ए इंटू ए करना पड़ेगा, ए बी सी डी करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई याद है, बिल्कुल याद होगा, ये रो पकड़ते हैं, है ना, और इसके दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी डी, ठीक है? फिर ये रो पकड़ा, ये रो पकड़ा, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से हो जाएगा ये ए सी प्लस सी डी, और यहाँ से हो जाएगा ये आपका बी सी प्लस डी स्क्वायर, यही होगा। कुछ गलत इसमें भी क्या गलत है, इसमें भी गलत करूंगा तो हो गया फिर। अब ये जो है ये इक्वल टू है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1 इक्वेट करते हैं। अब देखिए हमसे ट्रांसपोज ए पूछा जा रहा है, ट्रेस ए पूछा जा रहा है, ट्रेस ए मतलब ए प्लस डी की वैल्यू पूछी जा रही है, क्या होगा? तो एक चीज नोटिस कीजिए यहाँ से कि ए प्लस डी ऐसा यहाँ से कहाँ से बाहर निकाला जा सकता है, यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है, यहाँ से भी निकाला जा सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ए प्लस डी है ना, कहीं से भी कर लो, तो ए बी प्लस बी डी इक्वल टू क्या है, 0 है, तो बी कॉमन लिया तो यहाँ से आ गया ए प्लस डी इक्वल टू 0। अब हमसे बोला जा रहा था कि सारा जो एंट्री है वो नॉन जीरो है, तो अगर सारा एंट्री नॉन जीरो है तो बी तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब इसी को 0 होना पड़ेगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया, मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ठीक है? स्टेटमेंट 1 करेक्ट है ना। स्टेटमेंट 2 के लिए देखिए, स्टेटमेंट 2 के लिए क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे, इसका डिटरमिनेंट अगर लिया, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा, ए डी, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ठीक है? ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। अब a प्लस डी इक्वल टू 0 आ गया, a प्लस डी इक्वल टू अगर 0 आ गया तो a इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस डी,
या फिर ये बोल सकते हैं कि d इक्वल टू कितना हो गया -a। ऐसा इसलिए मैं कर रहा क्योंकि मुझे यहां से दिख रहा है कि ये जो a स्क्वायर प्लस bc है ये इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे मैंने a अगर रख दिया माइनस डी की जगह पे रख दिया तो ये आ गया -a स्क्वायर माइनस bc, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस bc। सो बेसिकली a स्क्वायर प्लस bc 1 है तो ये आ गया -1। तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है -1। अब गलती क्या कर सकते हैं यहाँ से बच्चे, आप देखिए गलती यहाँ पे ये करेंगे कि यहाँ पे बोथ साइड, मतलब ऐसा होता है कि अगर पावर ज्यादा होता है ना तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखिएगा कि पावर जब भी ज्यादा रहता है तो हम क्या करते हैं कि डिटरमिनेंट बोथ साइड ले लेते हैं, फायदा हो जाता है ना। कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से बोथ साइड डिटरमिनेंट ले लिया तो ये कितना हो जाएगा डिटरमिनेंट a का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब यहाँ से अगर खोलेंगे तो डिटरमिनेंट a इक्वल टू आ जाएगा +-1। तो कोई तो इतना ना करके सोचेगा यार +-1 आ रहा है तो 1 तो है तो वो तो हो ही सकता है करेक्ट, बट ये गलत है ना। +1 के लिए नहीं है, क्या आ रहा है -1 आ रहा है। क्लियर है क्या? तो ये थोड़ा नोटिस करने वाली बात थी। मतलब इन जनरली जो भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट करते हैं उनका दिमाग में कॉन्सेप्ट रहता ही है ऑलरेडी कि अगर पावर हायर है तो डिटरमिनेंट ले लेना है, फायदा हो जाता है। ठीक है क्या? तो वो ये गलती कर सकते हैं, तो बेटर है ऐसे जाए। आगे बढ़े। कुछ दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं हम? जी हाँ सर। सर। ओके। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होता है? एनी आइडिया? नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ये वर्ड। सर जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा ना। हाँ, जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस जो होता है वही जो है इन्वर्टिबल होता है, उसी का इनवर्स निकाला जा सकता है, सीधी सी बात है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बताओ, क्या होता है कि इनवर्स एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट होता है। तो ए अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तभी तो इनवर्स निकल पाओगे, नहीं तो कैसे निकालोगे आप? 0 हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसा देखना है कि अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट भी दिमाग में आना चाहिए कि डिटरमिनेंट इन जनरली, डिटरमिनेंट हमेशा कब 0 हो जाता है? डिटरमिनेंट अगर है तो कब 0 हो जाता है? मतलब जनरल केसेस क्या है? जनरल केसेस तो यही है ना कि अगर किसी कंप्लीट रो में सारा एलिमेंट 0 हो गया या फिर किसी कंप्लीट कॉलम में सारा एलिमेंट 0 हो गया तो उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है कि नहीं? है कि नहीं? यही होता है। ठीक है, ये जनरल केसेस है। तो हमारा दिमाग में हमें जब बना रहे होंगे मैट्रिसेस तो हमें दिमाग में ये रखना है कि रो में या कॉलम में सारा एलिमेंट 0 ना हो। ठीक है, क्वेश्चन देखिए हमें क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो हमें 3x3 का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लाना है, बनाना है, जिसमें 4 एंट्रीज जो है 1 है, 4 एंट्रीज 1 है, मतलब हमारे पास 4 1 है और बाकी जो है वो हमारे पास 0 है, बाकी जो 0 है, तो 5 जो है 0 है। ठीक है, आंसर कितना आ जा रहा है? ऑप्शन बी, यस सही है, सही है। छोड़ दूं क्या फिर? ये एक्सप्लेन कर दूं? आसान क्वेश्चन है, सही बात है, कर देता हूं। ठीक है, तो हमें बोला जा रहा है नंबर ऑफ 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस विद 4 एंट्रीज एज 1 एंड ऑल अदर एंट्री 0। तो ऐसा किया कि डायगोनल की एंट्री जो है वो 1 कर दिया। डायगोनल की एंट्री 1 कर देने से ये हुआ, मतलब कि ऐसा होगा कि किसी भी रो में सारा 0 नहीं हो पाएगा और किसी भी कॉलम में सारा 0 नहीं हो पाएगा। तो ऐसा 2 तरीके से हम कर सकते हैं, एक ये तरीका और एक ये तरीका। ये तरीका है ना, ठीक है, ये हो गया। तो अब मेरे पास 3 तो 1 गया, अब मेरे पास एक 1 है और एक 0 है। सॉरी, अब मेरे पास एक 1 है और बाकी 0 है। तो पहला रो में समझिए आप ऐसा किया
कि पहला रो में ऐसा, मतलब मैं बाकी सारे रो में, मतलब पहला रो में चेंजेस करके देख रहा कि कितनी पॉसिबिलिटी है। तो पहला रो में ऐसा कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 0 रखा और बाकी सारा में 0 रख दिया, तो मुझे एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। या फिर ऐसा कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे 0 रखा, यहाँ पे 1 रखा और बाकी में 0 है, तो मुझे दूसरा मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो पहला रो में चेंजेस से मुझे दो मैट्रिक्स मिल रहा है, उसी तरह से दूसरा रो में चेंजेस से मुझे 2 और मिल जाएगा, यहाँ पे भी 2 और मिल जाएगा, तो टोटल मुझे 6 मिल गया। सिमिलर मैनर में यहाँ पे मुझे 6 मिल जाएगा, तो टोटल मुझे 12 मिल जाएगा, है ना। तो 12 मिल गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एटलीस्ट 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें समझने में, बोलिए। नहीं सर। नहीं है ना, ओके ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो है ना सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये बहुत पूछा जाता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन ना बहुत पूछा जाता है, बहुत बार आएंगे ये क्वेश्चन। कुछ मैं कराऊंगा और जब सेम सेम आ जाएंगे तो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, मैं आपको पीपीटी दे दूंगा, आप आराम से सॉल्विंग कर लीजिएगा। यहाँ पे 2020 तक के सारे सवाल टाइप है। तो याद है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्रैमर्स रूल में नहीं मतलब अलाउ करता हूँ फॉलो में, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन उसमें, ठीक है। तो देखते हैं एक बार 2D में क्या होता है, लाइन होता है ना। अगर ये ऐसा है a1x प्लस b1y इक्वल टू अगर c1 है, और दूसरा देखिए a2x प्लस b2y इक्वल टू अगर c2 है, तो 2D में ये क्या होता है, लाइन होता है ना। 2D में लाइन होता है। अब लाइन 3 तरीके से हो जाता है कि पैरेलल हो गया, या फिर इंटरसेक्टिंग हो गया, या फिर एक ही पे एक दूसरा आ गया। तो इसमें हो जाता है क्या, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसमें हो जाता है यूनिक सॉल्यूशन, इसमें हो जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें का कंडीशन क्या है कि a1/a2 होना होता है b1/b2 के बराबर, ठीक है। इसमें का कंडीशन क्या है, और नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें का कंडीशन क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू, स्लोप मेथड से आप करेंगे ना 2D में, जैसे करते हैं लाइन का इक्वेशन से चेक करेंगे, आपको प्रूव हो जाएगा। फालतू प्रूव करके कोई मतलब नहीं, बचपन से पढ़ते हो। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ऐसा होता है। तो ये एक ही लाइन हो जाता है। ये 2D की बातें हुई। अब 2 वर्ड बार बार आएगा, एक तो कंसिस्टेंट और दूसरा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट कब होता है, कंसिस्टेंट मतलब या तो एक यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, जहां पे या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन आएगा तो उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ये हुई 2D की बात। अब हम बात कर लेते हैं 3D में, ठीक है। तो 3D में क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। थोड़ा सा प्लेन का इक्वेशन याद है आपको 3D का, हेलो, प्लेन का इक्वेशन याद है क्या, 3D थोड़ा बहुत याद है या भूल गए, सारा सूत्र आपको याद है। मैं क्या नाम सर गलत आप जब आप लिखे तब याद आ गया। मैं क्या आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा मतलब आई एम सॉरी फॉर दैट अगर मैं ऐसे कर रहा ठीक है। ओके। तो ये प्लेन की इक्वेशन है ना। अब प्लेन की इक्वेशन में भी थोड़ा सा याद है क्या, पैरेलल प्लेन जो होता है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 3 लाइन की इक्वेशन दी हुई है ना, सॉरी 3 प्लेन की इक्वेशन दी हुई 3D में, फॉर्मूला वगैरह तो पे तो हम बाद में आएंगे, है ना, उस पर हम बाद में आएंगे। बट अगर 3 प्लेन की इक्वेशन दी गई है तो हमें देख के ही जो है एक आइडिया लगना चाहिए। मैंने आप लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन खरीद लिया आज, बोला यार बार बार बच्चों को ज्वाइन करना पड़ता है। आप लोगों का पहले क्लास कैसे होता था, कोड में मैं कर ले रहा, अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो आप ले सकते हैं। अच्छा, तो 3 इक्वेशन अगर ऐसे दी हुई है, 3 इक्वेशन अगर ऐसे दी हुई है, अच्छा फंक्शन की मेरी, मैं मजाक नहीं कर रहा, फंक्शन की मेरी कंप्लीट जो है
मतलब बहुत ही अच्छा लेवल पे जो है कंप्लीट रिकॉर्डिंग है। किसी को भी चाहिए तो आप ले सकते हो, ठीक है। बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक है उसमें, मतलब संगेज आपका सॉल्व हो जाएगा तरीके से पूरा। आप संगेज सॉल्व करते हैं क्या कभी, मतलब ऐसा इन जनरली? मतलब मेरा भाई संगेज ही सॉल्व करता था, तो मैं संगेज ही बहुत लोगों को ये करता हूँ, रेकमेंड करता हूँ। और मटेरियल तो खैर आप करते ही होंगे जो भी है। और जो है ब्लैक बुक जो है एक, वो तो मैं एडवांस के लिए रिकमेंड करता हूँ, अभी तो जरूरत नहीं है एडवांस के लिए। खैर आप लोग का सेशन कब तक है वैसे, मतलब कब? तो देखिए एक लाइन, मतलब एक प्लेन देख के ना मतलब पैरेलल प्लेन कैसा होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू अगर d1 है, और a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू अगर d2, तो ये दोनों पैरेलल प्लेन होता है। ये तो देख के ही आइडिया लग जाएगा पैरेलल है, दो लाइन को हम जब देखेंगे, है ना, पैरेलल है, देख के ही लग जाएगा। और d1 d2 में अगर कोई डिफरेंस नहीं होगा, है ना, कहने का मतलब ऐसा हो गया कि 2 टाइम्स करके यहाँ पे भी 2 टाइम्स करके d1 लिखा हुआ है, तो 2 कैंसिल हो तो सेम ही लाइन हो जाएगा, तब तो एक ही लाइन हो गया, तब तो एक ही लाइन हो गया, है ना, सॉरी एक ही प्लेन हो गया, ठीक है, कोइंसिडेंटल प्लेन हो गया है कि नहीं? तीनों लाइन एक ही हो गया तो कोइंसिडेंटल प्लेन हो गया, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, है ना। और पैरेलल अगर प्लेन है, अगर हमने प्लेन देखा और पैरेलल है, मतलब ऐसा हुआ कि दो प्लेन सेम हुआ और तीसरा प्लेन पैरेलल हो गया, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल प्लेन मतलब पैरेलल प्लेन है, जैसे पैरेलल लाइन है उसके बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं, वैसे पैरेलल प्लेन है तो उसके बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं। मुद्दा समझ में आ रहा है, ठीक है। बट अगर हुआ ऐसा हुआ कि आप अपने घर में थोड़ा इसको देखिए, आपने कॉमन लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कॉमन प्लेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कॉमन प्लेन, फैमिली ऑफ प्लेन में याद है क्या कुछ भी, मतलब ऐसे मतलब बोल रहा मैं, अगर मतलब रिकॉल कर पाएंगे ना 3D को तो बहुत आसान हो जाता है। एक तो मैट्रिक्स मेथड तो है ही, बट वो हर जगह काम नहीं आएगा, ठीक है। तो ठीक है, नहीं भी याद है तो आप थोड़ा देखिए अपने घर में, जहाँ पे दो दीवार मिल रहा है, मान लीजिए कि दो दीवार जो है, मान लीजिए दो दीवार जहाँ पे मिल रहा है, आप नोटिस कर पा रहे हैं कोना में, कॉर्नर में आप देखिए जहाँ पे दो दीवार मिल रहा है, तो एक प्लेन इधर से जा रहा है, एक प्लेन इधर से जा रहा है, और दोनों जहाँ पे मिल रहा है उस पे जो है एक और प्लेन आ गया, मतलब दोनों जहाँ पे मिल रहा है उसको कॉमन लाइन बोलते हैं, कॉमन लाइन पे एक और प्लेन है, तो तीनों प्लेन क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग टाइप का नहीं हो गया, जैसे लाइन में इंटरसेक्टिंग होता है वैसे इंटरसेक्टिंग टाइप का हो गया, कि दो प्लेन जहाँ पे मिल गया उसी प्लेन उसी लाइन पे तीसरा प्लेन आ गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या, बात समझ रहे हैं आप, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इनफाइनाइट, अच्छा ऐसा जो केस होता है ना कि इसको बोल दिया, अगर प्लेन 1 बोल दिया, इसको प्लेन 2 बोल दिया, इसको प्लेन 3 बोल दिया, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि प्लेन 3 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स प्लेन 1 प्लस म्यू टाइम्स प्लेन 2, ऐसा करके यहाँ से लैम्डा म्यू का वैल्यू रखा, और लैम्डा म्यू का वैल्यू रखने पे अगर इधर का और इधर का दोनों का सेम होता है, इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि दो प्लेन जहाँ पे मिल रहा है, दो प्लेन जहाँ पे मिल रहा है उस पे तीसरा प्लेन आ रहा है, तो उस पे कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, एक प्लेन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं मुद्दा, ये सब बहुत फायदा होगा एक्चुअली, इसलिए बोल रहा, मैं आपको बताता हूँ ठीक है कहाँ फायदा होगा। देखिए मैट्रिक्स मेथड जो है, याद है मैट्रिक्स मेथड, नहीं भी याद है देखिए कि मैट्रिक्स मेथड में क्या हुआ कि एक मैट्रिक्स लिया, एक मैट्रिक्स लिया जो क्या होता है इसका कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। x लिया, x है x y z, और एक b है वो है d1 d2 d3, है ना। तो ये क्या लिखा जा सकता है, ax इक्वल टू बी, ये आपको ऑलरेडी मालूम होगा बिल्कुल, है कि नहीं, इसको मैं इरेज कर दे रहा, ठीक है, तो चिंदी चीज है, ऐसे ही बता दिया, इससे भी एक बार सवाल पूछ दिया गया था जेईई में, बट ठीक है फालतू सवाल। ऐसा तो नहीं है ना आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना, ये क्या चल रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हैं तो, हेलो सरस्वत, आप समझ रहे हैं, प्रियांशु जी कोई सर समझ। दिक्कत है, प्रियांशु कोई दिक्कत है आपको, नहीं सर।
नहीं है ना कबीर, कोई दिक्कत? सर वो एक्स इक्वल बी वाला सर, वो अरे आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, आप मैट्रिक्स आप जब करेंगे ना, ये तो गॉस जॉर्डन करके थे एक जन, उन्होंने जो है बोल दिया कि भाई ऐसा होता है, तो हमने भी है कि हमने माना नहीं इस चीज को, है ना, हमें तो प्रूफ चाहिए, जैसे कि आपने प्रूफ मांगा। तो देखिए ये है आपका ए, ये है आपका एक्स, कीजिए ना, क्या है 3/3 का मैट्रिक्स है, ये क्या है 3/1 का मैट्रिक्स है, 3/3 का मैट्रिक्स है, ये सेम है, सही बात है। यहाँ पे 3/1 जो है इसका ये हो जाता है, मल्टीप्लाई होने पे 3/1 हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन जो रूल है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये रो लिया, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, a1x b1y प्लस c1z, ठीक है, ठीक है क्या। उसी तरह से a2x प्लस b1y प्लस c2z, a3x प्लस b3y प्लस c3z, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है बराबर हो जाएगा इधर d1 d2 d3, तो यस ये सर जो याद आ है गया। d1, हाँ ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने, हटा देता हूँ, ठीक है, हटा दे रहा, तो बेसिक है, कोई बात नहीं। आप लोग पेस में ही थे ऑलरेडी पहले से, मतलब हाँ सर मेरा 11th 12th में कहीं कोचिंग नहीं था। अरे सही है, क्यों आपने कोचिंग क्यों नहीं ली, इंडिविजुअल टीचर लेते थे आप? हाँ सर, वही ट्यूशन में बैचेस में जाते कहाँ थे। पढ़ते थे बोले, मैं तो ठीक है, तो ये है तो हमने क्या देखा यहाँ से, ax इक्वल टू आ गया b। अब देखिए यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ से अच्छे से क्लियर कर लीजिए, बहुत कड़क। तो ax इक्वल टू b है, तो देखिए क्या क्या केस बनेंगे यहाँ से। कि b इक्वल टू अगर 0 हो गया, है ना, यहाँ पे ये केस ले लिया कि अगर b इक्वल टू 0 हो गया, b इक्वल टू 0 मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये पूरा 0 हो गया। पहले हम b इक्वल टू 0 पे बात करते हैं, फिर इस पे आएंगे इधर। b इक्वल टू 0 मतलब आप समझ रहे हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। ये समझ रहे हैं, ठीक है, यही होगा, इसमें कोई दिक्कत, यही होगा, है कि नहीं, यही होगा। तो ना देखिए, एक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब नोटिस कीजिए आप कि यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 रख दूं, तो वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। ये जो 3 इक्वेशन मुझे दिया हुआ है, इसमें मैंने x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 रख दिया, तो हमारा पक्का पक्का सेटिस्फाई करेगा सारा का सारा इक्वेशन, है ना। यहाँ पे x के वैल्यू, x के जगह पे 0, y के जगह पे 0, z के जगह पे 0 रख दिया, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना बात, तो इसे बोलते हैं हम ट्रिवियल सॉल्यूशन। और एक होता है क्या, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब खाली इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्यूशन, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्यूशन। तो देखिए कुछ भी हो, यहाँ पे 2 केस आएंगे, है ना, 2 केस आएंगे। पहला केस डिटर्मिनेंट ए, आपको हमेशा हर एक केस में डिटर्मिनेंट ए चेक करना होगा। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 है और डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 हो तब, या फिर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 हो तब, दोनों ही केस में ट्रिवियल सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। मतलब एक सॉल्यूशन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा। बट ए नॉट इक्वल टू 0 में क्या होता है, बस खाली ट्रिवियल सॉल्यूशन ही होता है कि डिटरमिनेंट आपने निकाला और इसमें नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें खाली ट्रिवियल सॉल्यूशन ही आएगा। मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0 ही हो पाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन वो कैसे फ्रेम करेंगे,
वहां यहाँ से वो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करते हैं कि वो बोल देंगे कि ये डिटर्मिनेंट आपको 3 दिया दिया और बोल देंगे ओनली सॉल्यूशन इज 0, ओनली सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन इज ओनली 0। तो आपको सीधा सीधा ये लगाना है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये तो आएगा ही, ट्रिवियल सॉल्यूशन तो आएगा, उसके साथ साथ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी आएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये हुआ मुद्दा। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ से अलग अलग लैंग्वेज में जो है अलग अलग बार पूछा गया क्वेश्चन। जैसे ये सवाल है, देखिए 2011 का है। द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लीनियर इक्वेशन पोसेस ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो किसकी बात कर रहा है ये? नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन बोल रहा है। तो ये इसकी बात कर रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, क्योंकि इसमें तो खाली जीरो ही होता है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि देखिए ना, बी जीरो है, बी जीरो है। हेलो, बात समझ में आ रही है? मुद्दा समझ में आ रहा है? तो आपको करना क्या है जी इसमें? सर। आपको इसमें ये करना है कि डिटरमिनेंट K2 K4 1 2 2 1 ये आपको इक्वल टू 0 कर देना। अब इसको तो कोई भी सॉल्व कर देगा, ये मैं नहीं बताऊंगा सॉल्व, अब कर लोगे ना, कर ले, ये छोड़ दिया मैं, ठीक है चलेगा यार, ये तो सॉल्व कर लेंगे, चलेगा ना, प्लस हाँ माइनस सर। चले। हाँ बट मुद्दा बता दिया ना, ये सवाल है। फिर यहाँ पे देखिए सवाल क्या बोला जा रहा है, इफ ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी 2011 में था। तो बोला गया ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन सेट ऑफ वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 रखना। याद रहेगा क्या? याद रहेगा क्या? मैं भूल जाता था शुरू में, बट मैंने ऐसे याद रह गया तो याद रहता है मेरे को। दो ही केस होगा। अच्छा, एक और हिंट यहाँ पे मिलता है कि अगर आप डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 रखेंगे, बट ये ऑप्शन जो है इसको गलत बना दे रहे हैं। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 रखेंगे तो सर रियल नंबर में से ऐसा निकालने वाला तो नॉट इक्वल टू 0 पे ही होने के चांसेस है, बट ये ऑप्शन जो है यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा दे रहा है। ऐसे मत याद रखो, वो जो बताया वैसे ही याद रखो। यहाँ पे बोला जाए ओनली ट्रिवियल, इफ ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो वही डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 रख देना। ये कई बार पूछा गया, मतलब ये प्रीवियस ईयर्स का है, कई बार पूछा गया है। 0 0 दिखने से वही दो केस आपके दिमाग में आना चाहिए। यहाँ पे 0 0 नहीं है, यहाँ पे नहीं है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है 0 0 0। क्या बोला जा रहा है, देन द सॉरी कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन देन द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब किसकी बात कर रही है? वही डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना? और डिटरमिनेंट लिखना आज लिख लोगे आप, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, जेड की कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे ए 1 आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसको नॉट इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। तो ये है, ऐसा है कि यूनिक सॉल्यूशन मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है 0 0 की। तो लैंग्वेज समझिए, लैंग्वेज बार बार चेंज करता है, ठीक है। क्वेश्चन सेम रहता है, लैंग्वेज बार बार चेंज कर दिया। जब भी 0 0 दिखे तो ये समझ में आना चाहिए। यहाँ पे नहीं है 0, इसमें देखना नहीं है। यहाँ पे है, फिर से ये 2019 के पेपर में था। क्या बोला जा रहा है यहाँ से, द सिस्टम ऑफ लीनियर एज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 रखना है ना, याद है ना? समझ में आ रहा बात? बहुत बार पूछता है ये फिर से, ये फिर से। तो इसमें तो आपको डिटरमिनेंट ए निकाल लेना होगा, और डिटरमिनेंट ए जो आएगा, अगर 0 आया तो फिर क्या हो जाएगा देख लेना आप, इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। और 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो फिर यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये कर लेना होगा। आप ये चीज समझ रहे हैं कि ये जो तीनों लाइन है ना, ये तीनों लाइन है प्लेन का इक्वेशन है। जैसा आपको मालूम है ना कि लाइन में y इक्वल टू mx जैसा कुछ रहता है, या फिर ax प्लस by जैसा कुछ रहता है, तो वो क्या होता है, लाइन ओरिजिन से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है। उसी तरह से ये जो प्लेन है, ये तीनों ओरिजिन से पास करेगा, मतलब ओरिजिन पे तो इंटरसेक्ट करेगा, तो 0 0 0 तो आएगा।
ये कहने का मतलब है। क्या खैर क्या इसके साथ टाइम पास करना, समझ गए ना, कर लोगे ना आप? गाली मार रहे हो क्या आप लोग? ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए कि b अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तब क्या करना है। कोई बता सकता है कि b अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तब क्या करें? एनी आइडिया? एनी आइडिया, एनीथिंग? b अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तब क्या करेंगे? देखिए कि ax इक्वल टू b है ना। b अगर नॉट इक्वल टू 0 तब भी दो केस आएगा। आप लोगों को याद है ये? नहीं भी याद है तो चार्ट अच्छे से बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। एक क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर एक पेपर में रहता है यहाँ से कि b इक्वल टू अगर नॉट इक्वल टू 0 है और यहाँ पे डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू अगर 0 है, दो बातें होंगी, डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0। तो अच्छा, इसे होमोजेनियस इक्वेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर a डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 हो तो यहाँ से क्या होगा कि देखिए बोथ साइड मैंने क्या किया। अच्छा एक चीज देखिए कि a इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a, ऐसा होता है ना। डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 है तो डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू अगर 0 है तो मैंने बोथ साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, a इनवर्स से मल्टीप्लाई। अच्छा आप लोग सॉल्विंग कीजिए और भर भर के डाउट्स पूछिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरी सॉल्विंग स्किल अच्छी है, मुझे मालूम है, मैंने बहुत सॉल्व किया, बहुत सॉल्व किया। अब जो भी डाउट्स आते हैं आप पूछिए आराम से, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, है ना। आप लोग ग्रुप है क्या, तो उसमें भेज दिया कीजिए या फिर मैम को भेज दिया कीजिए, मुझे ऐड नहीं किया गया, अब मैम को भेज दिया कीजिए या फिर, तो मैं आपको हमेशा जो भी डाउट्स आती है सॉल्व कर दूंगा, या फिर जूम पे आपको जो है बुला के बता दूंगा, ठीक है। जब भी जो भी डाउट्स आती है आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। आप लोग चले गए क्या हो ना भाई? हेलो, कोई कुछ यस बोल सर। ही नहीं रहा। ओके ओके, ठीक है, तो भर भर के सॉल्विंग कीजिए, जितनी भी डाउट्स आती है पूछिए, बेधड़क पूछिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा। सर आपको कहाँ पूछे, मतलब आपका नंबर तो नहीं है? नंबर ले लीजिए ना, 97489782 व्हाट्सअप नंबर है मेरा। देखिए एक दो डाउट रहेगा तो लिख के भेज दूंगा, अगर बताने लायक रहेगा तो जूम पे बता कर लूंगा, बट ज्यादा करके डाउट ले गया, मतलब एक टॉपिक पूरा सॉल्व किया, बहुत सारे डाउट्स आ गए, तो जूम पे मैं आपको क्लास दे के बता दूंगा, ठीक है। लिख के भेजूंगा, समझ में नहीं आता, ठीक है, बेटर है मैं जूम पे आपको बुला के बता दूंगा, चलेगा? ठीक है, ठीक है क्या? और मेरी हाँ कई सर। सारी, और ऐसा है कि मेरी कई सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग ऑन मतलब है, मतलब क्वालिटी रिकॉर्डिंग है, ऐसा नहीं आपको मिलेगा, तो वो सब अगर आपको चाहिए होगा तो वो सब यहाँ पे तो क्लास चल ही रही है, बट वो सब अगर चाहिए होगा तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। जैसे अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो लिमिट के प्रीवियस ईयर्स के एडवांस और मीन्स दोनों का आपको मिल जाएगा पूरा कंप्लीट, उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। ये नंबर हटा दे रहा मैं यहाँ से, चलेगा? आप लोगों ने नोट कर लिया होगा मोस्ट प्रॉब्लम, ठीक है ना। देखिए कि डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो मैं इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा x, मतलब यहाँ पे i भी आएगा, a के साथ x मल्टीप्लाई होकर i हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा a इनवर्स b, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, ये आपने किया होगा क्लास 10 में, मतलब सॉरी क्लास 12 में जो है, बोर्ड्स के लिए भी किया होगा ये चीजें, कि a इनवर्स b हो जाता है, a इनवर्स b हो जाता है, x इक्वल टू a इनवर्स b हो जाता है। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा बताइए? यहाँ से आ जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, and that unique solution will be what? X equal to A inverse B। यहाँ से सॉल्व करेंगे आप तो x तो आपको मालूम है, ऐसा x y z जैसा होगा, A आपको मालूम है, A इसका कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है, कोफिशिएंट की मैट्रिक्स के आपको इनवर्स निकालनी पड़ेगी, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना।
या फिर आप सॉल्व कर लीजिए, तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, एक इक्वेशन लेके 2 इक्वेशन से दो वेरिएबल करके 2 इक्वेशन निकाल लिया ना, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल से सॉल्व हो जाएगा। मैं समझता हूँ वो ज्यादा बेटर है। आप कैसा, मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर है, इसको ये करने से बेटर है। नहीं लगता है आपको कि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, ठीक है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो एक इक्वेशन पकड़ा और बाकी 2 इक्वेशन से एक एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दिया, तो 2 इक्वेशन आ गया ना, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो सॉल्व करके आंसर आ गया। तो वो ज्यादा इजी प्रोसेस नहीं है। या फिर यहाँ पे इसको इनवर्स निकालो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, देख लेना जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। मतलब इनवर्स निकालने में ही झंझट है, बाकी मल्टीप्लाई करने में तो बी मैट्रिक्स में तो 3 ही एलिमेंट है, तो मतलब बी मैट्रिक्स तो 3/1 का होता है, तो इसमें मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम नहीं जाएगा, है ना। खैर, अच्छा देखिए यहाँ पे कि डिटरमिनेंट ए इक्वल टू अगर 0 है तो इस गली में हमें नहीं जाना। समझ रहे हो आप, यहाँ पे नहीं क्यों जाना, क्योंकि यहाँ पे देखिए बड़ा लोचा हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे आप, देखिए कि जैसे डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 हो गया, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए एक्स इक्वल टू है बी, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 हो गया, ओके। मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स बी को लिखा जा सकता है क्या, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट इनटू ए बाय डिटरमिनेंट ए। तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू डिटरमिनेंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू बी। अब नोटिस कीजिए ये ठीक है, ये ठीक है, इनवर्स यहाँ पे है ना, इसको इनवर्स को लिखा एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए इंटू बी। तो यहाँ से देखिए x इंटू डिटरमिनेंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू बी हो गया। अब देखिए कि अगर डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 हुआ और साथ साथ में एडजॉइंट ए इंटू बी भी 0 हो गया, मतलब नल मैट्रिक्स हो गया, है ना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि यहाँ पे ये हो गया कि x है, ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, और ये भी नल मैट्रिक्स आ गया। तो x वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या है, एक्स वाई जेड है। तो आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे एक्स वाई जेड की कुछ भी वैल्यू आप रखो, हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये आएगा तो यहाँ से तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। बट डिटरमिनेंट ए निकाला, वो चेक किया 0 है कि नहीं, 0 हो गया, फिर इतना करने में बहुत टाइम जाएगा कि एडजॉइंट ए निकाला। एडजॉइंट ए निकालना आप समझ रहे हो ना, कैसे निकालते हैं, याद है। एडजॉइंट ए पहले निकालते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स और फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो आता है, याद है क्या। या एक मैट्रिक्स है, उसका पहले निकालना होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसका फिर क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं तो एडजॉइंट मैट्रिक्स आता है। तो उसमें तो काफी टाइम लगेगा, इतना आसान थोड़ी है। फिर उसको बी के साथ आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे 0 है कि नहीं, तो उसमें बाकी बहुत टाइम लगेगा। तो मैं लिखने को तो लिख दे रहा यहाँ पे, फिर एडजॉइंट ए इंटू बी अगर नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो इधर 0 हो गया और इधर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। तो इसके लिए ही बोला था, इसके लिए ही बोला था वो वाला चीज करना आप लोग कि P3 इक्वल टू लिख दिया लैम्डा टाइम्स P1 प्लस P2, प्लेन का इक्वेशन है, लैम्डा टाइम्स P1 प्लस P2, ऐसा कर लिया, ये वाला के लिए, है ना। जगह की कमी है, मैं यहाँ पे करता हूँ। मैं क्या बोल रहा, ये जो मैं बोल रहा इसका मीनिंग ये है कि आप यहाँ से ऐसा प्लेन ले लिए a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 इक्वल टू आपने लिख दिया लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस म्यू टाइम्स a3x प्लस b3y प्लस c3z, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन जो होता है ना प्लेन में उसका है। तो यहाँ से क्या होगा, x की कोफिशिएंट अगर मैं कंपेयर करूंगा दोनों साइड, x की कोफिशिएंट
तो मुझे एक लैम्डा और म्यू में एक इक्वेशन मिल जाएगा, मतलब मुझे मिल जाएगा A1 इक्वल टू A2 लैम्डा और A2 लैम्डा प्लस A3 म्यू, और दूसरा जो है y कोफिशिएंट अगर कंपेयर करूंगा तो यहाँ से जाएगा B1 इक्वल टू लैम्डा B2 प्लस B3 म्यू। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करूंगा तो लैम्डा और म्यू का वैल्यू मिल जाएगा, और लैम्डा म्यू का वैल्यू अगर यहाँ पे रख दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज है वही राइट हैंड साइड में अगर आ गया, यहाँ पे मैंने D2 नहीं लिखा ना, -D2, और यहाँ पे हो जाएगा -D3। तो ऐसा अगर आ गया तो ये वाला हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वही वाला केस जो मैंने बोला आपको कि दो दीवार मिल रहा है और उस पे कॉमन लाइन जो है तीसरा प्लेन आ गया, तो तीनों एक ही, मतलब वहां से इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा, वही वाला केस हो गया ये। ठीक है, कि तीन प्लेन ऐसा होता है तो ऐसा लिखा जा सकता है। और मान लो कि दोनों इक्वल नहीं हो पाया तो कौन सा केस हो जाएगा, नो सॉल्यूशन वाला केस। तो आसान हो गया ना, इतना नहीं करना पड़ेगा, प्लेन का अगर हेल्प लेते हैं तो। समझ में आया बात? हेलो, समझ में आया? हाँ Yes. सर समझ। हाँ सर। ओके, तो जैसे ये क्वेश्चन है ना, जैसे ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन ये हो गया यार, इसको नोट कर लीजिए आप, इसका फोटो बना लीजिए, काफी है, एडवांस लेवल तक है ये, एडवांस लेवल तक आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो हेल्प मिल जाएगा यहाँ से, और आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज्यादा जो है ये पूछी जाती है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, करते हैं। तो मुद्दा ये है कि दोनों में डिटरमिनेंट तो पहले चेक करना ही है, डिटरमिनेंट 0 हो गया तो हम इधर नहीं जाएंगे, फिर कुछ ना कुछ दिक्रम करेंगे। सॉरी, तो ये जैसे क्वेश्चन है, ये दूसरा वाला केस है, b इक्वल टू नॉट b नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये सब 0 नहीं है। अब इसमें ऐसा है कि कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ओके, तो बोला जा रहा है कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें मुझे वही डिटरमिनेंट चेक करेंगे, निकाला डिटरमिनेंट चेक किया a, तो यह जगह 1 2 1, समझ में आ रहा है ना, 1 2 1, यहाँ पे जगह 2 3 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 5 2। कितना आ रहा है बता दीजिए थोड़ा सा, आप लोग ज्यादा फास्ट हो बताइए। 6 -5, 1 इंटू 1 आ गया, -2 इंटू ये गया 4 -3, 1 आ गया, 1 इंटू 10 -9, 1 आ गया, 0 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। तो अगर नॉट इक्वल टू 0 आता तो हम पहले ही बोल देते यूनिक सॉल्यूशन, ये वाला 0 आ रहा है। तो अब मैंने बोला इधर जाके लाभ नहीं है, आप देख रहे हो ना यार, एडजॉइंट ए निकालोगे, बी निकालोगे, जे मींस निकल जाएगा हाथ से। ठीक है, तो हम क्या करें, तो हम वही वाला, वो वाला बताया वो कर सकते हो, है ना, वो जो मैंने आपको बताया कि कोई भी प्लेन को P3 ले लो, लैम्डा टाइम्स P1 प्लस P2 करके, सॉरी लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स P2 करके, ऐसा कर लो, ऐसा करके कर लो, या फिर नॉर्मली सॉल्व कर लो तो भी हो जाएगा, ऐसे भी कर लोगे तो क्या दिक्कत है। बट ये बता दिया ना, तो ये तो आप कर ही लेंगे, ये आप करके देखिए खुद से, ऐसा है ना। या फिर ऐसा किया इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पे देखिए क्या है, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 3 है, और यहाँ पे 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इक्वल टू 3 है, यहाँ से 3x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 1 है। तो देख के तो पता नहीं चल रहा है कि पैरेलल है या क्या है, देख के पता चल रहा है क्या, किसी का रेशियो सेम नहीं है, मतलब a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई b1 बाई b2, c1 बाई c2 इज नॉट इक्वल टू d1 बाई d2 होता, तो पैरेलल पता चल जाता कि पैरेलल है। तो वो भी नहीं, देख के तो नहीं लग रहा है, ठीक है, तो देख के तो नहीं समझ में आ रहा है इसमें। तो ऐसा किया कि सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के लिए ऐसा किया, कोई भी एक वेरिएबल हटाया, जैसे यहाँ पे क्या किया कि इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए 2x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 इक्वल टू आ गया 6, और यहाँ पे क्या है
2x1 प्लस 3x2 प्लस एक्स क्यूब आ गया 3, माइनस किया, यहाँ से आ गया x2, यहाँ से आ गया x3 इक्वल टू यहाँ पे आ गया 3, ये आ गया इक्वेशन। फिर इसी में क्या किया, इसी में 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x1 प्लस 6x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 9, और यहाँ से क्या 3x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 1। क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं, कुछ नोटिस कर पा रहे हैं? बोलिए, कुछ दिखा आपको? दिखा क्या? सॉरी, यही हो जाएगा। दिखा क्या या नहीं दिखा? हेलो, हाँ पॉसिबल सर। है? पॉसिबल Yes, है sir. क्या x2 प्लस x3 कभी नहीं 3 sir. हो रहा है? अच्छा, ये वाला से बोला, ये वाला से भी होगा, है ना? कर देता हूं मैं 3x3 जल्दी, मतलब ऐसे ही कर दिया है, दिमाग में ही सोच लिया कि ये है और इक्वल टू ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू इसको ले लिया P2, ऐसा लिख देता हूं तो फील हो जाएगा P3 P1। x की कोफिशिएंट सेम कर रहा, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 2 म्यू, ये एक इक्वेशन। और x2 की कोफिशिएंट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 नहीं, सॉरी, यहाँ से 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 5 इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू, ये दूसरा इक्वेशन। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6 इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 4 म्यू, और ये आ गया 5 इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू, और ये माइनस कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से म्यू इक्वल टू आ गया 1। तो म्यू इक्वल टू आ गया 1, म्यू इक्वल टू रखेंगे 1 तो लैम्डा की वैल्यू भी आ जाएगी 1, तो लैम्डा की वैल्यू 1, म्यू की वैल्यू 1 आ रही है, तो लैम्डा की वैल्यू 1, म्यू की वैल्यू 1 आ रही है। अच्छा, इसको हटाया, देखिए समझिए बात को। अच्छा, P1 जो है ये समझ में आना चाहिए, ऐसा है x1 प्लस 2x2 प्लस x3 माइनस 3, P2 जो है वो ये है आपका 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 माइनस 3, और P3 जो है वो आपका ये है कि 3x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3 माइनस 1। तो आप जब ऐसा करेंगे ना तो आप यहाँ से ही नोटिस करके देख सकते हैं कि ये इधर 1 हो रहा है और ये इधर 6 हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है? बाकी सब तो आई थिंक सेम हो जाएगा, मिल भी जाएगा, ये ऐड होके 3 आ जाएगा, ये ऐड होके 5 आ जाएगा, ये ऐड होके 2 ही आ जाएगा, बट ये ऐड होके क्या हो जाएगा, ये कितना हो रहा है ऐड होके 6 हो रहा है, और इधर 1 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। समझ में आया बात? समझ में आया क्या? जब आप इसको इक्वेट करेंगे ना तो यहाँ पे 6 इक्वल टू 1 आ जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं, तो ऐसे भी हो गया। क्या आप समझ पाए? मैं बहुत कुछ नहीं लिखा, मैं समझता हूँ कि इतना समझ में आ जाना चाहिए। Yes बोलिए, sir. ठीक है ना? तो ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है यार, मुश्किल है, ऐसा तो नहीं होगा, तो ये ऐसे कर लेंगे, ठीक है? अच्छा सवाल है ये, आगे बढ़ूं? नोट कर लीजिए। हाँ सर। मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब पता नहीं ऐसा क्यों, हो सकता है मैंने ये बहुत ज्यादा यूज नहीं किया है, हो सकता है इसलिए, ठीक है। 3 इक्वेशन सॉल्व करने का क्या होता है, 3 वेरिएबल होता है तो क्या होता है कि एक इक्वेशन को पकड़ा और 2 इक्वेशन से 2 वेरिएबल का इक्वेशन निकाल लिया। अब 2 इक्वेशन का 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन निकल गया तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नाउ ये देखिए, आसान क्वेश्चन है आई बिलीव। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बताइए, क्या क्या मालूम है आपको? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहां से आता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व करके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आता है ना? अच्छा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होता है? वो होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डाल के, तो ओमेगा की वैल्यू आपको कितनी आ जाती है -1 प्लस आयोटा √3/2, और दूसरा ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाता है आपका -1 माइनस आयोटा
√3/2, वैल्यू याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा है कि इसका वैल्यू ओमेगा और इसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है, या फिर मतलब किसी का कुछ भी वैल्यू ले फर्क नहीं पड़ता है, मेरा कहने का मुद्दा ये है। मतलब ओमेगा की वैल्यू आप अगर -1 माइनस आयोटा √3/2 लेंगे, या फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप अगर -1 प्लस आयोटा √3/2 लेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जब इसका स्क्वायर करेंगे ना तो आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, और आप इसको ओमेगा के टर्म में लेके जाना चाहेंगे तो ये वहां पे भी यही मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आप इसका जब स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ओमेगा टू दी पावर 4, और इधर जो है ये मिल जाएगा आपको। और ओमेगा टू दी पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 3 इंटू ओमेगा। तो ये कंफर्टेबल होना चाहिए, दिस शुड बी कंफर्टेबल टू यू। बट मैं हमेशा ऐसे ही लेता हूँ, जैसे जिसकी सोच ये होती है। साथ में आपको याद होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, सॉरी 0 हो जाता है ना। और तीसरा क्या, ओमेगा का मल्टीपल जो होता है, मतलब ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, वो हो गया 1, मतलब ओमेगा क्यूब हो गया 1। तो ओमेगा का मल्टीपल कुछ भी रहेगा n, है ना, और n इंटीजर है तो आपको 1 ही देगा हमेशा। n अगर इंटीजर है तो आपको 1 ही देगा। क्लियर है क्या, ये सब मालूम होना, ये छोटा बेसिक बात है, ये सब मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, हेलो, ठीक है, हाँ सर। ओके। अब देखिए कि जब पावर हायर होता है, जब पावर बहुत ज्यादा होता है, तो आपको पैटर्न फॉलो करना होता है। क्या करना होता है, पैटर्न फॉलो। पैटर्न कैसे फॉलो करते हैं कि आपने h लिखा और h आया ओमेगा 0 0 ओमेगा, फिर आप स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे ओमेगा 0 0 ओमेगा, और यहाँ पे क्या, ओमेगा 0 0 ओमेगा। तो ये लिया, इसको मल्टीप्लाई किया, करिए मल्टीप्लाई। क्या आप देख पा रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर आएगा, इसको करेंगे 0 आ जाएगा, फिर इसको लेके किया, इसको और इसको किया तो 0 आ जाएगा, इसको किया तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। एक और कर लें खुद की तसल्ली के लिए, खुद की तसल्ली के लिए एक बार और कर लें। ठीक है, समझ में आ रहा ना बात कि h स्क्वायर में h से मल्टीप्लाई कर दे रहा, मतलब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा, और यहाँ पे ओमेगा 0 0 ओमेगा। क्या आप देख पा रहे हैं, ये यही आ रहा है ना, ओमेगा क्यूब 0 0 ओमेगा क्यूब, यही आ रहा है, तो यही आ रहा है। इसका मतलब पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि जब पावर 1 है तो 1 लग रहा है, 2 है तो 2 लग रहा है, 3 है तो 3 लग रहा है। तो अगर पावर 70 है तो ये क्या हो जाएगा, 70 लग जाएगा। ओमेगा टू दी पावर 70 0 0 ओमेगा टू दी पावर 70। अब ओमेगा टू दी पावर 70 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा टू दी पावर 69 इंटू ओमेगा। ओमेगा टू दी पावर 69 जो है ये 3 का मल्टीपल है, ये पूरा का पूरा 1 आ जाएगा। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा 0 0 ओमेगा, मतलब ऑप्शन डी आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं सर। लेकिन इसको इरेज कर दूं क्या? हाँ सर। ओके, नाउ वन ऑब्जर्वेशन हियर, एक चीज है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है ना उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब ये स्पेशल केस हो गया तो मैं नहीं बोला डायरेक्टली, ठीक है, कि यार ऐसे कर लो। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में मान लीजिए कि डायगोनल मैट्रिक्स आपको मालूम है, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि जिसमें बस डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही पड़ेगा, साथ में बस डायगोनल के मैट्रिक्स, डायगोनल के एलिमेंट होंगे उसमें। ठीक है, ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब बाकी सारे एलिमेंट 0। अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए कि भाई डायगोनल मैट्रिक्स में टोटल कितने डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं, तो वो होंगे, अगर n ऑर्डर का है तो कितना हो जाएगा, n+1। नहीं हो जाएगा n+1,
n तो डायगोनल एलिमेंट ही हो गए और एक 0 एक्स्ट्रा आ रहा है तो n+1 हो गया। खैर छोड़िए ये सब फालतू बातें। डायगोनल मैट्रिक्स ये होता है, डायगोनल मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिखते हैं, इसका मतलब आप समझ लें कि ये डायगोनल मैट्रिक्स लिखा हुआ, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं। क्लियर है? अब डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि पावर में n लगाने पे क्या होता है कि उसके एलिमेंट जो होता है ना, डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं ना उसी पे लग जाता है, n लग जाता है। ठीक। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है डायगोनल मैट्रिक्स में, बस ऐसा होता है हर जगह में। इन जनरली जब भी पावर ज्यादा रहता है तो मुद्दा यही रहता है कि आप पैटर्न फॉलो करें, ऐसे ही करना होता है। ये एक स्पेशल केस है तो इसके लिए मैं आपको बता दे रहा, ठीक है। अब n की पावर कुछ भी आप रख सकते हैं, n की पावर कुछ भी के लिए मतलब कुछ भी मतलब क्या रखेंगे आप, ऐसा थोड़ी कि रैशनल नंबर वगैरह रखने लगा, सॉरी इरेशनल नंबर वगैरह रखने लगा, इंटीजर ही रखेंगे। अब बड़ा इसका फायदा बड़ा है कि अगर एक मैट्रिक्स है A और आपसे पूछा जाए A इनवर्स, तो आपको मालूम है A इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एडजॉइंट A बाय डिटरमिनेंट A निकालना होता है, मतलब आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट बहुत टाइम लग जाएगा इसको करने में। बट इसमें फायदा क्या है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है तो डायगोनल मैट्रिक्स में आप A इनवर्स क्या कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स क्या निकल के आ जाएगा, A इनवर्स अगर पूछा जाए तो ये आ जाएगा आपका डायगोनल 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा 1/ईटा। दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या कोई? नहीं है ना? तो अब जब यहाँ से h दिया हुआ था तो हम बिना कुछ कैलकुलेशन किए हमें डायरेक्ट ही मालूम था कि ω⁻70 आ जाएगा। सॉरी हाँ, यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या आप लोग को? जितना भी बताया उतना आपने। हेलो नो सर। ठीक है, अब ये देखें कि इससे भी सवाल पूछे जाता है, एडवांस में भी पूछा जाता है। मैं एडवांस की क्वेश्चन आप लोगों के साथ कराऊंगा, ये तो इसका छोटा सा वर्जन है, एडवांस वाला इसका अच्छा वर्जन है, ठीक है। पहले समझिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि A इक्वल टू अगर A ट्रांसपोज हो जाता है तो यही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और स्क्यू एक होता है सिमेट्रिक, है ना, और एक क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है कि अगर B अगर -B ट्रांसपोज हो जाता है, मालूम है क्या? क्लियर है ना? अच्छा, इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक और प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर आप बोथ साइड डिटरमिनेंट ले लें, है ना, बोथ साइड डिटरमिनेंट ले लें तो क्या होगा कि यहाँ पे तो B ट्रांसपोज होगा, माइनस साइन -1 बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट है कि पावर में n लग जाएगा, और यहाँ पे B ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हो जाएगा। अब हमें मालूम है कि B, हमें ये डिटरमिनेंट में ये प्रॉपर्टी तो मालूम है ना कि ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और B का डिटरमिनेंट सेम होता है, -1/n, और ये B डिटरमिनेंट आ जाएगा। अब n के ऊपर में डिपेंड करेगा ना, n देखो n देखो इवन है तब तो कोई मतलब ही नहीं, n इवन है तो ठीक है, इक्वल है, कोई बात नहीं। बट अगर n ऑड हुआ तो n अगर ऑड हुआ तो n अगर ऑड हुआ तो डिटरमिनेंट B इक्वल टू कितना हो जाएगा, -B डिटरमिनेंट, मतलब यहाँ से 2B इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।
तो डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। समझ में आया बात? समझ में आया बात? हेलो, बात समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, आपको स्क्यू सिमेट्री मालूम है? स्क्यू सिमेट्री मतलब स्क्यू सिमेट्री के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूँ ना, बहुत मतलब ये बताया ना यहाँ से, बहुत एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि देखिए सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्री मैट्रिक्स होता है कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है। ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज मतलब यहाँ पे आपको ये मान लीजिए कि ए है, तो यहाँ पे क्या होगा A11, थोड़ा देखिए नोटिस कीजिए, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। फिर ए ट्रांसपोज लिया तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33, ठीक है। अब नोटिस कीजिए कि अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या होना पड़ेगा, A11 तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, A22 भी ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, A33 भी ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट ये जो डायगोनल के जो एलिमेंट है वो सेम होने पड़ेंगे, मतलब सॉरी, ये जो डायगोनल है इसके बाद वाले जो ये जो एलिमेंट है, दीज एलिमेंट्स विल हैव टू बी इक्वल, है कि नहीं? आप देख रहे हो क्या? मतलब यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि A12 को इक्वल टू A21 होना पड़ेगा अगर दोनों इक्वल होना है, तो नहीं होना है, और A13 को इक्वल टू A31 होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? फिर A32 को A23 होना पड़ेगा। अगर देखिए आपने पढ़ा है ऑलरेडी, मुझे मालूम है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होना पड़ेगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मतलब कहने का मतलब क्या है कि Aij को इक्वल टू Abi होना पड़ेगा, है क्या? है क्या? होगा तो बोलिए, होगा तो? कोई दिक्कत यहाँ तक में? मतलब नहीं सर। अगर मुझे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है अपना मर्जी से, मतलब कि मुझे मान लीजिए 3x3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, तो मैं डायगोनल में तो कुछ भी एलिमेंट दे सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया। बट यहाँ पे अगर मैंने 5 दिया तो मुझे यहाँ पे भी 5 ही लाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैंने -1 डाला तो मुझे यहाँ पे भी, है ना, ये तो छोड़ो, मुझे यहाँ पे भी -1 ही डालना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैंने 3 डाला तो मुझे यहाँ पे भी 3 डालना पड़ेगा, है क्या? कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है ना? दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? बोलिए, ठीक है। अब एक बात नहीं बताइए, अब एक बात बताइए, मैं बहुत इरिटेट करता हूँ सब बार-बार पूछ के, ठीक है, मैं आदत हो गया अब सुनने का रिस्पांस, क्लास में तो शोर मचा देता हूँ पूरा। खैर, अब देखिए, पूछना है बहुत जरूरी है, कुछ लोग सो जाते हैं क्लास में, क्या पढ़ा रहा है, काहे पका रहा है, ठीक है, ओके। तो ये हुआ सिमेट्री मैट्रिक्स के। असिमेट्री मैट्रिक्स में बहुत कुछ नहीं है, बट स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में बहुत कुछ है, मैं आपको बताता हूँ। अब स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में देखने के लिए क्या होना पड़ेगा, देखिए कहाँ गया यार, कहीं पेज ही नहीं है, ओके। देखिए पढ़ाने को मैंने बहुत पढ़ा दिया, आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो थोड़ा फॉलो कीजिए। स्क्यू सिमेट्री मैंने क्या बोला, B इक्वल टू है -B ट्रांसपोज। तो अब मान लीजिए कि B एक मैट्रिक्स है, तो B एक मैट्रिक्स कैसा होगा, कैसा होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और यहाँ से B ट्रांसपोज लिया, तो ट्रांसपोज लूंगा तो क्या हो जाएगा, A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33, ठीक है, ये सही है। तो ये इक्वल होगा, तो मतलब माइनस साइन से ये करना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा, है ना। तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पे क्या होगा कि ai वाला जो एलिमेंट है, यहाँ पे ये वाला जो एलिमेंट है, उसको क्या होना पड़ेगा, -ai होना पड़ेगा,
ये पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ से। और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ए आई जे वाला जो एलिमेंट है उसे माइनस ऑफ ए जे आई होना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात? ये दूसरा ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से पहला ऑब्जर्वेशन से देखिए, यहाँ से 2i जो है वो इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ए आई आई विल हैव टू बी 0। अगर मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जो स्क्यू मैट्रिक्स हो, तो मुझे डायगोनल के एलिमेंट तो पक्का पक्का 0 रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। बोले मैं 3x3 का बनाना है। ये बात क्लियर? ये बात क्लियर है? ऐसा होना ही पड़ेगा। मतलब एक मैट्रिक्स को देख के मैं कैसे इस बात का मतलब अंदाजा लगा सकूं कि ये स्क्यू सिमेट्री है या सिमेट्री है, इसके लिए मैं बता रहा है ना। जैसे यहाँ पे अगर आप एक मैट्रिक्स को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट, बट यहाँ का जो एलिमेंट है, यहाँ का जो एलिमेंट है ये अगर सेम है तो देख के आपको यार ये क्या है कि सिमेट्री मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स गिवन है तो उसकी बात बाद में करते हैं, ठीक है। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये है, तो इसमें ये होगा। अब यहाँ पे अगर मैंने 2 लिया तो इसका क्या होना पड़ेगा? -2 होना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैंने 3 लिया या फिर -3 लिया तो मुझे यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, 3 लाना पड़ेगा, पक्का पक्का लाना ही पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं -4 लिया तो मुझे यहाँ पे 4 लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात? ये एलिमेंट नेगेटिव होगा, ये एलिमेंट नेगेटिव होगा, ये एलिमेंट नेगेटिव है कि नहीं? ये अगर ऐसा है तो ये 2 ऑब्जर्वेशन क्लियर है? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ये तो ठीक है। अगर आप एक मैट्रिक्स देखेंगे तो आप देख के बता सकते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्री है या सिमेट्री है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये बी है और बी अगर स्क्यू सिमेट्री है और बी का अगर मैं डिटर्मिनेंट लूं तो मैं बिना सॉल्व किए क्या बोल सकता हूं इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा? बोलिए, क्या मैं बोल सकता हूं ऐसा? अभी तो बताया, अभी तो बताया कि अगर ऑर्डर ऑड है, अगर ऑर्डर ऑड है और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? 0। तो क्या मैं इसका डिटरमिनेंट विदाउट सॉल्विंग, बिना सॉल्व किए बोल सकता हूँ 0 है? समझ रहे हैं? इससे फायदा ये होगा कि अगर आपका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी रहेगा तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को अगर डिटरमिनेंट अगर आपने देख लिया कि यार ये स्क्यू सिमेट्री है तो बिना सॉल्व किए बोल दोगे 0 होगा। फालतू सॉल्व करने की क्या जरूरत है? अगर ऑर्डर n है तो, मतलब ऑर्डर अगर ऑड है तो। अब मेनली तो मैंने देखा है 3x3 पूछते हैं ज्यादातर। 2x2 है तब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 2x2 तो सॉल्व करने में बहुत टाइम जाएगा भी नहीं। अब 4x4 तो पूछते भी नहीं है बहुत ज्यादा। क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? तीनों ऑब्जर्वेशन क्लियर है यहाँ से? मतलब स्क्यू सिमेट्री सिमेट्री में इतना क्लियर है, सब कुछ इतना क्लियर है। मैं ट्राई कर रहा जो भी टॉपिक्स पकड़ रहा उस पर आपको एक डिटेल आइडिया दे दूं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में? क्या दिक्कत है बोलिए? नहीं। पक्की बात? यस। ठीक है। क्या हो गया? बाकी लोग सो गए? हेलो? नहीं सर ठीक है। ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है ओके, मतलब सही चल रहा है? ऐसा तो नहीं बोर कर रहा मैं? तो मेरे को तो मालूम ही था ये सब क्या टाइम पास कर, ऐसा तो नहीं है ना? मतलब कुछ सीख तो रहे हो ना आप, टाइम यूटिलाइज हो रहा है तो। ओके ना, तो ये इम्पोर्टेंट था। अब मैं एक एडवांस की क्वेश्चन लेके ही आपको बताता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन में बहुत दम नहीं है, इस तरह के सवाल 2-3 पूछे गए, ठीक है। और भी है सामने, मैं वो आपको छोड़ दूंगा, वो आपको करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जब मुझे लगेगा नहीं सारा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया तो मैं छोड़ दूंगा। थोड़ी पढ़ाई आप भी करें। तो एक एडवांस की क्वेश्चन है वो बता के मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। बता के मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। लेट बोला जा रहा है लेट एक्स कॉमा वाई बी टू आर्बिटरी, ठीक है। इतना मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। 2 आर्बिटरी, बस 3/3 का बोला जा रहा है कि नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्री है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्री है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। फिर बोला जा रहा है जेड जो है वो भी 3/3 का एक जो है सिमेट्री मैट्रिक्स है, सिमेट्री मैट्रिक्स है। तो आपको इन सारे ऑप्शन में से 4 ऑप्शन दिया गया, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है। तो इन सारे ऑप्शन में से यू नीड टू चेक कि जो है कौन कौन सा जो है स्क्यू सिमेट्री है। तो इस तरह के सवाल ही पूछते हैं जो प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है।
है ना। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन कौन सा जो है स्क्यू सिमेट्री है, इतना दिया हुआ है और बाकी आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन सा जो है स्क्यू सिमेट्री है। ठीक है, तो देखिए आपसे क्या बोला गया, पहला कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा x ट्रांसपोज, दूसरा y इक्वल टू क्या हो जाएगा y ट्रांसपोज सिमेट्री की वजह से, और तीसरा सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, और यहाँ से z इक्वल टू क्या हो जाएगा z ट्रांसपोज, है ना, ये हो जाएगा। अब जैसे मैंने a लिया तो a जो है क्या है y क्यूब z टू द पावर 4 माइनस z टू द पावर 4 y क्यूब। ये हमें चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्री है या फिर सिमेट्री, मतलब हमें बोला गया कि कौन कौन सा स्क्यू सिमेट्री है, तो हम चेक कर रहे हैं। तो मैंने इसको a ले लिया, ठीक है, मैंने इसको a ले लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका ट्रांसपोज लेके, सॉरी क्या बोलता, हाँ ट्रांसपोज सही बोला, ट्रांसपोज लेके चेक करना पड़ेगा। तो मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा, a ट्रांसपोज ले रहा, तो यहाँ से क्या हो गया y क्यूब z टू द पावर 4 माइनस z टू द पावर 4 y क्यूब का ट्रांसपोज। अब देखिए प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज की कि अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है, वो इक्वल टू क्या हो जाता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये पहली प्रॉपर्टी जो यहाँ पे यूज आएगी। तो ये प्रॉपर्टी से मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ y क्यूब z टू द पावर 4 का ट्रांसपोज माइनस z टू द पावर 4 y क्यूब का ट्रांसपोज। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे यूज होगी वो ये होगी कि मान लीजिए ए बी सी डी ऐसा करके ट्रांसपोज है, तो ऑर्डर चेंज, मतलब पीछे से ऐसा डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज उल्टा हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z टू दी पावर 4 का ट्रांसपोज और y टू दी पावर 3 का ट्रांसपोज माइनस यहाँ से हो जाएगा y टू दी पावर 3 का ट्रांसपोज इंटू z टू दी पावर 4 का ट्रांसपोज। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे लगेगी वो ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स है A, उसके पावर में K है और ट्रांसपोज लगा रहे हैं, तो ट्रांसपोज अंदर हो जाता है, K बाहर चला जाता है, एक ही बात है। ठीक है, कि अगर आपने पावर है तो पहले मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज निकाला, या फिर पहले ट्रांसपोज करके फिर मल्टीप्लाई किया, दोनों बातें किया। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा Z ट्रांसपोज टू द पावर 4 Y ट्रांसपोज टू द पावर 3 माइनस Y ट्रांसपोज टू द पावर 3 Z ट्रांसपोज टू द पावर 4 हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ से, ये जो है Z ट्रांसपोज टू द पावर 4 क्या हो जाएगा Z टू द पावर 4, Y ट्रांसपोज टू द पावर 3 कितना हो जाएगा माइनस ऑफ Y टू द पावर 3, है ना, माइनस में है ना, माइनस रखेंगे पावर क्यूब हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। माइनस यहाँ से Y ट्रांसपोज टू द पावर 3, Y ट्रांसपोज टू द पावर 3 माइनस में आएगा तो प्लस हो जाएगा Y टू द पावर 3, और Z ट्रांसपोज में पावर कोई चेंज होती है Z टू द पावर 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है आपका Y टू द पावर 3 Z टू द पावर 4 माइनस Z टू द पावर 4 Y टू द पावर 3। तो ये क्या हो रहा है, पहला वाला क्या हो रहा है सी एंड डी। हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सी एंड डी। तो मैंने एक कर दिया, बाकी आप चेक कर लीजिए, है ना। तो ये वाला देखिए, ये वाला क्या हो गया। अब मैंने तो इतना टाइम लगा के, आप तो एक बार में कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं कि यही यहाँ पे जैसे मैं इसको चेक कर रहा, मैं जब इसको चेक कर रहा तो मुझे मालूम है कि ट्रांसपोज यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे कर रहा तो यहाँ पे भी ट्रांसपोज लग जाएगा। तो पावर फटाफट चेंज कीजिए, मतलब इतना टाइम भी मत वेस्ट कीजिए। आई थिंक देख के ही हो जाना चाहिए इतना बताने के बाद। अब एक्स ट्रांसपोज है, उसमें से माइनस एक्स आएगा, पावर में इवन है तो 44 ही आ जाएगा। वाई ट्रांसपोज है माइनस में आएगा, तो ये तो सेम ही आ गया, सेम ही आ गया, सेम ही आ गया तो क्या आ गया, इस सिमेट्री आया, स्क्यू सिमेट्री नहीं आया। सेम ही आया तो सिमेट्री आया, स्क्यू सिमेट्री नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे पावर ऑड है, यहाँ पे पावर ऑड है तो माइनस साइन बाहर आएगा, माइनस पूरे में से बाहर आ जाएगा। आप कीजिए, इसको कीजिए, मैंने जैसा दिखाया वैसे ही कीजिए, और जब ये हो जाए तो स्टेटमेंट 1 कर लीजिएगा खुद से, बहुत ही आसान है, फालतू रद्दी सवाल है, मुझे शर्म आ गया इसको कराने में, इसलिए मैंने ये कराया, अच्छा सवाल कराया। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, ये सेम ही आ गया, यहाँ पे जो है वही यहाँ पे आ गया, तो ये सिमेट्री है, स्क्यू सिमेट्री नहीं है, ये सिमेट्री है, ये भी सिमेट्री है। इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे स्क्यू सिमेट्री आ जाएगा, और ये भी स्क्यू सिमेट्री आ जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, बी में क्या बोला जा रहा है कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पे होगा ए बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए बी सिमेट्री है, मतलब ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज,
ये बराबर होगा, तो यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, है कि नहीं, ये हो जाएगा। फिर हमें क्या बोला जा रहा है, इफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी इज कम्यूटेटिव, है ना, तो ए बी बोला कम्यूटेटिव है क्या, कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है कि ए बी इक्वल टू बी ए, तो ये भी खुद से आप ट्राई कीजिए, मैं बता नहीं रहा, आप खुद से ट्राई कीजिए, मैं नेक्स्ट डे करा दूंगा, आगे करा दूंगा, इसके आगे करा दूंगा जो कराने लायक रहेगा, ठीक है। क्लियर है क्या, कोई किसी को कुछ भी दिक्कत है यहाँ तक में, ये सवाल आप इसके आगे कर लेंगे तो हो ही जाएगा यहाँ तक, इसके बाद से। हेलो, कोई कष्ट है, एनीथिंग तो बोलिए। नो सर।